हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, प्लीडिंग्स या अभिवचन क्या होते हैं, इसके क्या कानूनी प्रावधान हैं, कोर्ट में प्लीडिंग्स को कैसे किया जाता है, किस तरह से प्लीडिंग्स की जाती है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, ऑर्डर 6 के सारे रूल्स सीपीसी हम डिस्कस करेंगे। मेन जो रूल्स हैं ऑर्डर 6 के वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीडिंग्स को हिंदी में अभिवचन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोर्ट में हम जो भी लिखकर पेश करते हैं वो सभी प्लीडिंग्स नहीं होती। ऑर्डर 6 के अनुसार प्लीडिंग्स का मतलब है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। वादी जो वाद दायर करता है, वाद पत्र, उसको प्लेंट कहते हैं और प्रतिवादी या डिफेंडेंट जो जवाब दावा देता है उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। तो प्लीडिंग्स का मतलब है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। वादी के वाद पत्र में अभिवचन और प्रतिवादी के अपनी प्रतिरक्षा स्वरूप पेश जवाब दावे में अभिवचन को हम प्लीडिंग्स कहते हैं। ऑर्डर 6 रूल 1 ये कहता है। अब ऑर्डर 6 रूल 2 क्या कहता है? प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। मतलब प्लीडिंग्स में आप अपने मटेरियल फैक्ट्स को बताइए, इसमें एविडेंस को बताने की या एविडेंस को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऑर्डर 6 रूल 2 का सब रूल 1 कहता है, एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन ए concise form of the material fact on which the party pleadings relies, or his claim or defense as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved। प्रत्येक प्लीडिंग में कंसाइज फॉर्म में जो पार्टी अपने जिन अभिवचनों पर रिलाई करती है उनका कथन होना चाहिए, चाहे वो वाद पत्र हो, चाहे वो प्रतिरक्षा या जवाब दावा हो, उसमें एविडेंस या गवाही का डिस्कस नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए ने बी को 2 लाख रुपए उधार दिया, तो ये तथ्य होने चाहिए कि ए ने उस तारीख को बी को 2 लाख रुपए उधार दिया, परंतु उसके बारे में यदि कोई मान लीजिए प्रोमिसरी नोट लिखा गया है तो प्रोमिसरी नोट की तारीख दे दीजिए, ये कह दीजिए प्रोमिसरी नोट लिख दिया गया था उस दिन, पर ये नहीं कि आप प्रोमिसरी नोट को पूरा का पूरा उसमें आप रिप्रोड्यूस करें। नहीं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई एग्रीमेंट हुआ है तो आप उस पूरे एग्रीमेंट को रिप्रोड्यूस करें। नहीं, उसमें एविडेंस नहीं, आप उसमें मटेरियल फैक्ट बताइए। अब ऑर्डर 6 रूल 2 का सब रूल 2, एवरी प्लीडिंग शैल where necessary be divided into paragraphs numbers consecutively, each allegation being so far as is convenient contained in a separate paragraph। प्लीडिंग्स पैराग्राफ में होनी चाहिए, सेपरेट पैराग्राफ होनी चाहिए। हर घटना का, हर तथ्य का अलग अलग पैरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ ही पूरा का पूरा पैराग्राफ्स में डिवाइड कराए बिना लिख दिया। हर घटना को, हर डेट को, हर इंसिडेंट को आप अलग अलग पैराग्राफ के माध्यम से नैरेट करें। इसके बाद है डेट्स, सम एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस इन अ प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। जैसे मान लीजिए इसमें 2 लाख रुपया है तो आप उसको वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी दोनों में लिखिए। अब है इंपॉर्टेंट है, देखिए हम ऑर्डर 6 के इंपॉर्टेंट रूल्स की ही हम इस वीडियो में स्टडी कर पाएंगे, बाकी मैं सेपरेट वीडियो हर रूल के अलग अलग बनाऊंगा। तो ऑर्डर 6 का रूल 9 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। Wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect there or as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the document or any part thereof are material। जहाँ कोई डॉक्यूमेंट है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो उस डॉक्यूमेंट का आप हवाला दे दीजिए कि इस दिन वो डॉक्यूमेंट तहरीर हुआ वादी और प्रतिवादी के बीच में। ऐसा नहीं कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोड्यूस करें, तो ये प्लीडिंग्स का रूल नहीं है। ऑर्डर 6 का रूल 9 कहता है। अब रूल 12 क्या कहता है ऑर्डर 6 का? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशंस। whenever any contract or any relation between any person is to be implied, form a series of letters on conversation or otherwise form a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and to refer generally to such letters, conversation or circumstances without setting them out in detail। यदि किसी आदमी के बीच में
कुछ लेटर्स हुए हैं, कॉरस्पॉन्डेंस हुए हैं, तो उनके डेट्स देना सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि वो लेटर्स को आप पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दें। वो जो उनके बीच में जो एक्सचेंज कर, मेल भी हो सकती है, लेटर्स भी हो सकते हैं, कन्वर्सेशन भी हो सकते हैं, तो आप उनको पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं। आप उनकी डेट्स दे दीजिए और ऐसा हुआ है एक कंसाइज फॉर्म में बता दीजिए। ये प्लीडिंग का रूल होता है। अब है रूल 13, ऑर्डर 6 का रूल 13, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। देखिए इस बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has been specifically denied. जो लॉ उस पार्टी के फेवर में प्रिज्यूम करता है, लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये फैक्ट उस पार्टी के फेवर में है, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है प्लीडिंग्स में, जब तक कि ऑपोजिट पार्टी उसको स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर देती है, तो उसको प्लीड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, जैसा कि मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो में बताया। अब है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर 6 रूल 14, प्लीडिंग्स टू बी साइंड। देखिए साहब, कई बार क्या होता है, बाई मिस्टेक या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो प्लीडिंग साइन होने से रह जाती है, या उसका एक पेज लाइन होने से रह जाता है, या लास्ट में हम साइन नहीं करना भूल जाते हैं, तो प्लीडिंग्स का साइन होना मस्ट है। ऑर्डर 6 रूल 14 कहता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइंड बाय द पार्टी और हिज प्लीडर इफ एनी। एवरी प्लीडिंग शेल बी साइंड बाय द पार्टी और हिज प्लीडर। शेल वर्ड यूज है यहां पर, मतलब आपको साइन करना ही करना है। इसका एक प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्टी प्लीडिंग इज by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. यदि किसी गुड कॉज से या सफिशिएंट रीजन हो और पार्टी साइन नहीं कर सकती है, तो उसका ऑथोराइज्ड पर्सन साइन कर सकता है प्लीडिंग्स को। अब है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, ऑर्डर 6 रूल 15, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगा। Save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to be satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. हर प्लीडिंग को वेरीफाइड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10 पैरा लिखे, तो उसको अंत में लिखना पड़ता है कि इस वाद पत्र के मद संख्या 1 से 10 मेरी निजी जानकारी में सही एवं शुद्ध है, मैंने इसमें कोई झूठा अभिवचन नहीं किया है, अतः ईश्वर मेरी मदद करे। All the paragraphs from 1 to 10 of this plain or written statement as the case may be are true and correct to the best of my knowledge and my belief. Nothing material has been consent, so help me God. ये प्लीडिंग्स को वेरिफिकेशन जरूरी है। अब है ऑर्डर 6 रूल 16, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। देखिए कोर्ट की पावर है कि यदि कोई भी प्लीडिंग हो और वो प्लीडिंग्स के सिद्धांतों के विपरीत हो, कोर्ट की गरिमा के विपरीत हो, या ऐसे उसमें अभिवचन कर दिए गए हों जो किसी भी तरीके से मटेरियल भी नहीं हो और वो न्यायिक शब्दावली भी नहीं हो, तो उनको स्ट्राइक कर सकता है। ये ऑर्डर 6 रूल 16 का महत्वपूर्ण बात है। अब है ऑर्डर 6 रूल 17, इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। कोई भी पार्टी अपनी प्लीडिंग को अमेंड कोर्ट की परमिशन से करवा सकती है, और यदि कोर्ट को लगे कि ये कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जो कि प्रेजुडिस कारित करता हो ऑपोजिट पार्टी को, या पूरे प्लेंट या पूरे रिटर्न स्टेटमेंट को आमूलचूल परिवर्तन ना कर दे, तो कोर्ट अपने विवेक अनुसार उसकी परमिशन अमेंडमेंट की दे सकती है और आप अमेंडेड प्लेंट या अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट पेश कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑर्डर 6 के महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में जाना, प्लीडिंग्स क्या होती है इसके बारे में जाना। प्लीडिंग्स का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।